नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नेज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ये जो टॉपिक है कक्षा 12 NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से लिया गया है। इस वीडियो में हम होल की अवधारणा के बारे में तथा नेज या शुद्ध जो अर्धचालक है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे होल की अवधारणा। होल क्या है, होल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर में ऊर्जा बैंड सिद्धांत पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ये पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के नजदीक लाए जाते हैं तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो फैल जाता है। परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस और कम करने पर जो ऊर्जा स्तर है वो अति व्यापन कर जाता है। जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर होता है वो मिश्रित ऊर्जा स्तर में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस और कम कर दी जाती है तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, दो ऊर्जा स्तरों में बट जाता है। और एक उनमें से मूल ऊर्जा स्तर के ठीक नीचे, एक ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर के ठीक ऊपर अवस्थित होता है। मूल ऊर्जा स्तर के ठीक नीचे वाला जो ऊर्जा स्तर होता है उसको हम संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं, और मूल ऊर्जा स्तर के ठीक ऊपर वाले ऊर्जा स्तर को हम चालन ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो देखिए, निम्न ऊर्जा स्तर को हम संयोजी बैंड कहते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर को हम चालन बैंड कहते हैं। अब देखिए, मैं इनको जो अंतिम जो ऊर्जा स्तर है, संयोजी ऊर्जा स्तर तथा चालन ऊर्जा स्तर, उनको आपके सामने रख रहा हूं। होल की जो अवधारणा है इसे समझने के लिए हम आपको ऊर्जा बैंड सिद्धांत का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से याद दिला रहे हैं। होल की अवधारणा, देखिए होल के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम नेज अर्धचालक को स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास में जो परमाणु है उनका जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो एक दूसरे के साथ में मिश्रित हो जाता है। परमाणु के बीच के डिस्टेंस और कम करने पर वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, एक मूल ऊर्जा स्तर से ठीक नीचे और एक मूल ऊर्जा स्तर से ठीक ऊपर। जो नीचे वाला ऊर्जा स्तर होता है उसको हम संयोजी बैंड कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संयोजी बैंड या संयोजी ऊर्जा स्तर। ऊपरी जो ऊर्जा स्तर होता है उसको हम चालन बैंड या चालन ऊर्जा स्तर कहा जाता है। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम वर्जित बैंड कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। अब देखिए, ये जो संयोजी बैंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं कि ये हमने जो डॉट दिखाए हैं ये इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संयोजी जो बैंड होता है वो पूर्णतः भरा हुआ या आंशिक रूप से खाली हो सकता है, जबकि जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतः खाली होता है या थोड़ा बहुत भरा हुआ भी हो सकता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। और यदि मैं बात करूं परम शून्य ताप की तो ये जो बैंड होता है वो पूर्णतः खाली होता है। परम शून्य ताप पर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन है तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही पदार्थ में धारा के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी वजह से ही किसी पदार्थ के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। तो चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर। अब देखिए, जैसे ही हम परम शून्य ताप से अधिक ताप रखते हैं या सामान्य ताप की बात करते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस संयोजी बैंड में से कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं। देखिए, मेरी बात को सुनना, समझिए कि यहां वाली जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं। वो एक परमाणु और दूसरे परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक बंध से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है या पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो कुछ सहसंयोजक बंध यहां से टूटते हैं, और यहां से सहसंयोजक बंध टूटने से जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं?
चालन बैंड में। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में भेज दिए हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को तो हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही चालक के अंदर, पदार्थ के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्लियर? अब देखिए वापस हम संयोजी बैंड की ओर लौटते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि यहां से सहसंयोजक बंध टूटा, इट मींस यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में चला गया। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम होल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिक्ति कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? होल, या इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन रिक्ति। इलेक्ट्रॉन रिक्ति। देखो इसका मतलब समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिक्ति का मतलब है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिक्त हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर चला गया। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, इट मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है? कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका मतलब ऋणावेश की कमी हो गई। ऋणावेश की कमी हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर धनावेश ज्यादा हो गया। तो होल है वो एक धनावेशित कण की भांति बिहेव करता है। हालांकि भौतिक रूप से इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, तो होल किसकी भांति व्यवहार करता है? एक धनावेशित कण की भांति बिहेव करता है। किसकी भांति बिहेव करेगा? धनावेशित कण की तरह बिहेव करता है। होल के बारे में हम बता रहे हैं। होल क्या चीज है एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब तापमान बढ़ाया जाता है तो संयोजी बैंड से कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं। तो सहसंयोजक बंध टूटने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। वो अलग हुआ इलेक्ट्रॉन तो चला जाता है चालन बैंड में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला गया, उस इलेक्ट्रॉन को तो हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से पदार्थ में विद्युत का प्रवाह होता है। अब संयोजी बैंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को ही होल कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन रिक्ति भी कहा जाता है। इसे होल या इलेक्ट्रॉन रिक्ति कहा जाता है। क्लियर? अब इसे होल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और दे देते हैं। होल है वो एक धनावेशित कण की भांति बिहेव करता है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऋणावेश निकल गया, ऋणावेश निकल गया, इट मींस क्या हुआ? वहां पर धनावेश की अधिकता हो गई। तो ये जो होल होता है वो एक धनावेशित कण की भांति बिहेव करता है। किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक धनावेशित कण की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? अब देखिए, हालांकि भौतिक रूप से इसके ऊपर कोई द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन इसका प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि होल का जो प्रभावी द्रव्यमान है, प्रभावी द्रव्यमान, होल का प्रभावी जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। होल का जो प्रभावी द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। क्लियर? हालांकि इनकी गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से कम होती है। देखिए, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ठीक उसी प्रकार से होल भी गति करते रहते हैं। उसके पीछे रीजन समझना, कैसे होल गति कर पाएंगे कि यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां चला जाएगा, तो यहां आ गया, तो होल कहां आ गया? जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो होल यहां पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल इधर आ गया। एक्चुअल में ये जैसे हमने पथ दिखाया है उस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाते ही यहां पर होल क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो होल यहां आ गया। एक्चुअल में ये होल आता नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां अपनी जगह छोड़ता है यहां पर होल क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहां से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ गया, तो यहां पर क्या हो गया? एक होल क्रिएट हो गया। तो होल भी इस तरीके से पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। और जब पदार्थ के ऊपर हम विभवांतर आरोपित करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तथा होल एक निश्चित दिशाओं में गति करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन और होलों की गति एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि होल है वो एक धनावेशित कण की भांति बिहेव करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता ही है। तो होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं जब विद्युत क्षेत्र या विभवांतर लगाया जाता है। तो क्लियर? तो होल की जो अवधारणा है वो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब इस वीडियो का जो मेन पार्ट है नेज अर्धचालक उसकी ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धचालक की। वैसे हम अर्धचालक को अंतिम जो वीडियो है उसमें हमने परिभाषित कर दिया है। उसमें हमने ये देखा था कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता कुचालकों से कम तथा चालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ये दोनों के बीच की कड़ी होती है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हमने बताया था कि वे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का गैप होता है उसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक हो जबकि कुचालकों से कम होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। तो अर्धचालक को हमने लास्ट वीडियो में ही परिभाषित कर दिया था। अब हम यहां पर देखेंगे अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार विद्यार्थी, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितनी प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है वह नेज अर्धचालक, जो कि आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसे हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, नेज या शुद्ध अर्धचालक। क्लियर? सेकंड जो पार्ट है वो है अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी, इसका दूसरा नाम क्या है? अशुद्ध। ये अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसे पहला जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं, नेज अर्धचालक क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। क्लियर? यहां पर हम नेज अर्धचालक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ये जो अपद्रवी अर्धचालक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर? अब नेज अर्धचालक होता क्या है? देखिए, नाम इसका दूसरा नाम है शुद्ध अर्धचालक। तो ऐसा अर्धचालक जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं या शुद्ध एक ही प्रकार के परमाणुओं से यदि बना होता है तो उन अर्धचालकों को हम नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वे अर्धचालक जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं नेज अर्धचालक कहलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर? तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें भी समझेंगे भी। तो देखिए, नेज अर्धचालक की डेफिनेशन क्या है कि वे अर्धचालक जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थों से या मैं यहां पर बात करूं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाते हैं। इनको हम शुद्ध अर्धचालक कह सकते हैं, नेज अर्धचालक भी इनको कहा जाता है। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, उदाहरण में आप देखेंगे शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम। शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम इसके उदाहरण हैं। शुद्ध सिलिकॉन ले लीजिए, शुद्ध जर्मेनियम ले लीजिए, ये दोनों ही नेज अर्धचालक के उदाहरण होते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक बार इन सब को हटा देता हूं, फिर उसके पश्चात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं यहां पर नेज अर्धचालक में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन तथा होल उपस्थित होते हैं और कैसे उनमें विद्युत का प्रवाह होता है आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए, जो नेज अर्धचालक है उसके एग्जाम्पल हमने देखे, शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है, अर्थात उसकी जो बाह्यतम कक्षा है, अंतिम जो कोश है
उसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो अन्य 4 परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनेंगे, देखिए मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं। यहां पर ये हमारे पास में मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं नेज अर्धचालक, और नेज अर्धचालक के अंदर जो परमाणु हैं उनकी संयोजकता 4 होती है, उनकी जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। हालांकि बोर्ड पर हम समचतुष्फलकीय बना नहीं सकते, इसलिए हम उनको इस तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारे पास में सिलिकॉन या जर्मेनियम है जिसकी संयोजकता 4 है, और उनके परमाणुओं को हमने इस तरीके से दिखाया है। क्लियर। अब देखिए ये जो परमाणु हैं वो अन्य 4 परमाणुओं के साथ में, जैसे मैं यहां पर इस परमाणु की बात करूं तो ये अन्य 4 परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बनाकर रखेगा। ये इस तरीके से बंध हैं, इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कोई भी परमाणु है वो अन्य 4 परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बनाकर रखेगा। ये हमने अभी जो दिखा रहे हैं ये सहसंयोजक बंध ही दिखाया जा रहा है। क्लियर। यहां से आप देखिए ये हमने सहसंयोजक बंध दिखा दिए हैं। अब इन सहसंयोजक बंधों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से उपस्थित होते हैं, सभी एक बार बोर्ड पर फोकस कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने वाला जो टॉपिक है इसको हम समझ लीजिए। इस तरीके से यहां पर भी सहसंयोजक बंध बने हुए हैं। अब देखिए जैसे मैं इस परमाणु की बात करूं तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी बाह्यतम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर है, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो ये जो परमाणु है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो देखिए ये जो परमाणु है इसकी बाह्यतम कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिया इस परमाणु के साथ में, इस परमाणु ने भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिया, तो ये दोनों परमाणु आपस में मिलकर ये एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। मैं यहां पर ये दिखा रहा हूं, इस तरीके से यदि आप दिखा रहे हैं इस तरीके से तो ये एक सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध है यहां पर। क्लियर। फिर यहां पर हम बात करें कि ये प्लस में 4 हैं, ये जो प्लस में 4 है ये बता रहा है जर्मेनियम या सिलिकॉन को प्रदर्शित कर रहा है। हो सकता है ये जर्मेनियम हो सकता है ये सिलिकॉन हो, और इसकी संयोजकता 4 होती है। क्लियर। मैं यहां पर ज्यादा थ्योरी पुट नहीं कर रहा हूं, अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करेंगे हम। अब देखिए ये जो व्यवस्था हमने दिखाई है वह है ब्रह्म शून्य ताप पर, ब्रह्म शून्य ताप पर, ब्रह्म ताप पर हमने दिखाई है, जहां पर इलेक्ट्रॉन परमाणु कोई भी पार्टिकल गति नहीं करते और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से उपस्थित होते हैं। देखिए इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में इस तरीके से मौजूद होंगे, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से मौजूद होंगे, यहां वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से होंगे। तो देखिए 4-4 इलेक्ट्रॉन मैंने सभी परमाणुओं के साथ में दिखाए हैं, इस तरीके से चारों परमाणु मौजूद होते हैं। क्लियर। यहां तक इजी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ऐसे ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऐसे मौजूद रहेंगे। ये हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर दिया है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक नहीं है, बीच में इस तरीके से गैप भी होगा, प्रतिकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, साथ में सहसंयोजक बंध के कारण से ये आकर्षण बल से बंधे हुए भी हैं। क्लियर। तो ये ब्रह्म शून्य ताप की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम दूसरे तरीके से भी संयोजी बैंड तथा चालन बैंड की फॉर्म में भी यदि दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं। देखिए कि जैसे ये हमारे पास में इधर ऊर्जा है, मैं यहां पर बात करूं, ये हमारे पास में है संयोजी बैंड और ये हमारे पास में यहां पर है चालन बैंड। तो संयोजी बैंड ये हमने दिखाया है, ये हमारे पास में यहां पर आ गया है संयोजी बैंड।
जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है उसके दो विभाजन होने के पश्चात हमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड प्राप्त होते हैं, और इन दोनों के मध्य का जो गैप होता है उसको हम वर्जित बैंड कहते हैं। उस गैप को हम क्या कहेंगे? वर्जित बैंड कहेंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इस संयोजी बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सहसंयोजक बंध बनाकर रखेंगे, और चालन बैंड पूर्णतः ब्रह्म शून्य ताप पर खाली होता है। अब देखिए, यहां वाली जो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर दिखाए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये रहे। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम दिखा सकते हैं किसी भी संयोजी बैंड में, किसी भी संयोजी बैंड में। क्लियर? देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हम सारे के सारे सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं, संयोजी बैंड में ही मौजूद होते हैं। क्लियर? ये ब्रह्म शून्य ताप की व्यवस्था होती है। ब्रह्म शून्य ताप पर जो शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम होता है, जिसे हम नेज अर्धचालक भी कहते हैं, कुचालक की भांति बिहेव करता है। किसकी तरह व्यवहार करेगा? कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस नेज अर्धचालक का ब्रह्म शून्य ताप से थोड़ा सा ताप बढ़ा दें, सामान्य ताप तक यदि हम ताप ले आए, तो कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे। अर्थात जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएंगे। कुछ सहसंयोजक बंध टूटने हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए कि जैसे हमारे पास में ये कोई इलेक्ट्रॉन है, एक सहसंयोजक बंध बनाकर रखा हुआ था, और जैसे ही ये सहसंयोजक बंध टूटता है तो यहां पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। यहां से निकला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास में आ गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो मुक्त, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो यहां आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर क्रिएट हो गया हमारे पास में एक होल। ये हमारे पास में क्या बन गया? यहां पर एक होल बन गया है। क्लियर? तो जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटता है तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, होल उत्पन्न होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा होल का एक जोड़ा उत्पन्न होता है, युग्म उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति होती है। क्लियर? देखिए, यहां पर भी हम इसको दिखा सकते हैं कि संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं, और यहां से कुछ सहसंयोजक बंध जब टूटते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था वो सीधा कहां चला जाएगा? सीधा चला जाएगा चालन बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर। ये जैसे यहां वाला भी सहसंयोजक बंध टूट गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर। तो कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं, और सहसंयोजक बंध टूटने के कारण से संयोजी बैंड के अंदर होल उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन होल युग्म एक साथ उत्पन्न होंगे। जितने यहां पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं उतने के उतने ही होल उत्पन्न होते हैं। यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन घनत्व की या होल घनत्व की, तो ये बराबर होती है, जो कि नेज घनत्व के बराबर भी होता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये तो है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता भी हम यहां पर कह सकते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को हमने Ne से लिखा है, और NH है होल घनत्व है, होलों का घनत्व है, इसको हमने NH से पुट किया है। ये दोनों बराबर होते हैं, जो कि इसके कुल घनत्व के बराबर भी होते हैं। तो नेज जो घनत्व है उसको Ni से पुट कर रहे हैं, Ne, NH तीनों आपस में बराबर ही होते हैं। क्लियर? तो ये एक रिलेशन आ गया है नेज अर्धचालकों के लिए। नेज घनत्व, होल घनत्व और इलेक्ट्रॉन घनत्व तीनों सेम ही होते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहां पर यदि मैं बात करूं विद्युत प्रवाह की, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण से ही विद्युत का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में धारा, इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में
गति करता है, होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के कारण से बहने वाली धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात होलों की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो नेज अर्धचालक से बहने वाली कुल जो धारा है वो हमारे पास में प्राप्त होगी इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित धारा तथा होलों के कारण से प्रवाहित धारा के योग के बराबर होती है। तो कुल जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण से प्रवाहित धारा तथा होलों के कारण से प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होती है। अब देखिए यहां पर एक चीज और समझ लेंगे कि इस पूरे के पूरे पदार्थ में, मैटर में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या सेम होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा होल घनत्व भी सेम होता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने नेज अर्धचालक के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। अब आगे का जो हमारा वीडियो होगा वो अपद्रव्यी अर्धचालक पर आधारित होगा, और जब आप नेज अर्धचालक को बेटर तरीके से समझ लेंगे तब जाकर अपद्रव्यी अर्धचालक समझ में आएंगे। विद्यार्थियों यदि आप इस चैप्टर के, इस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स हमारे YouTube चैनल से प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। व्हाट्सएप करें, क्लास जरूर लिख दीजिए कक्षा 12, तब आपको इस टॉपिक के, इस चैप्टर के, इस क्लास के भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।